बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, आज मेरे साथ एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन तीन बड़े डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट हैं। मतीउल्लाह जान साहब, सीनियर सहाफ़ी साकिब बशीर साहब और असद अली तूर साहब। नाजरीन, आज के इस व्लॉग में हम दो से तीन इंतहाई अहम खबरें डिस्कस करेंगे। एक तो हम बात करेंगे नौ मुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उन्होंने रुजू किया और उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से आज एक ऑर्डर सामने आया है। उस ऑर्डर को ज़ेर गौर लाएंगे, जो समात मौखर की गई है और मामला फिर 2 से 3 रोज़ के लिए एक तरीके से लटका दिया गया है। और फिर हम बात करेंगे 26वीं आइनी तरमीम। अभी 26वीं आइनी तरमीम का मामला तय नहीं हुआ कि हम शहर इक़्तिदार में बाज़गश्त सुन रहे हैं 27वीं आइनी तरमीम की। तो कैसे ये दोनों केसेस एक दूसरे से जुड़े हैं और फिर जो हालिया बार के इंतखाबात हुए हैं उनका असर कितना गहरा है, उसके ऊपर बात करेंगे। और आज की समात में जो अकरम शेख साहब सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने जो दलाइल रखे हैं अदालत के सामने, उनकी किस कदर आप जैसा कि हम कहते हैं कि अहमियत हो सकती है इस केस के अंदर, कितनी इंपॉर्टेंस हो सकती है, कितनी सिग्निफिकेंस हो सकती है, ये जानने की कोशिश करेंगे। मतीउल्लाह जान साहब, सबसे पहले तो मेरा ख्याल है हम डिस्कस कर लें जो सुहेल आफरीदी साहब की दरख्वास्त है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसके ऊपर आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या हुआ है आज अदालत के अंदर? जी, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस अरबाब ताहिर की अदालत में ये दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हुई थी और इस दरख्वास्त पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने कुछ एतराज़ात लगाए हुए थे और उसमें मिसाल के तौर पे ये कहा गया था कि इस मामले के ऊपर हाई कोर्ट पहले ही फ़ैसला दे चुकी है। फिर कहा गया था कि ये कोई मुनासिब फ़ोरम नहीं है कि आप रिट में आ रहे हैं, यानी कि एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहले ही एक लार्जर बेंच एक फ़ोरम बना चुका है, कमेटी बना चुका था, जिस कमेटी के सामने दरख्वास्त गुज़ार को जाना चाहिए था। तो इस तरह के एतराज़ात थे, मगर जस्टिस अरबाब ताहिर ने वो एतराज़ात ख़त्म किए हैं और फिर उन्होंने जुमरात तक का नोटिस दिया है कि जुमरात को जो आईजी जेल खाना जात हैं, सुपरिटेंडेंट जेल हैं, होम सेक्रेटरी पंजाब हैं और इंटीरियर सेक्रेटरी फेडरल गवर्नमेंट के, इन चारों को नोटिस जारी किए हैं। इसके ऊपर इस केस के अंदर एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा भी जो हैं वो भी पेश हुए, मगर इसके साथ एडवोकेट अली बुखारी जो थे वो सुहेल आफरीदी साहब के तरफ से पेश हो रहे थे और सुहेल आफरीदी साहब जो हैं इसमें बतौर चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा एक दरख्वास्त गुजार बने हैं और उन एडवोकेट अली बुखारी ने यह इस्तदा की कि मामला मंगल तक जो है इसको कर दें, कल ही लगा दें इसको, मगर जस्टिस अरबाब ताहिर ने उनकी बात नहीं मानी। तो ये मामला अब तकरीबन देख लें आज 3 दिन के बाद, अब यानी 4 दिन के लिए लटक गया। आई डोंट नो, अब 4 दिन तक तो कम से कम मुलाकात का कोई चांस नहीं है, क्योंकि सुहेल आफरीदी अदालत में है और वफाकी हुकूमत या पंजाब हुकूमत इस मूड में नहीं है कि उनको अल्लाह वास्ते जो है मुलाकात करवा दे। तो मुझे लगता है कि मामला 4 दिन तक लटक गया है। तो आज की ये सारी कार्रवाई हुई है। जस्टिस अरबाब ताहिर ने बड़े एफिशिएंटली और बड़े तरीके से इस सारे मामले को हैंडल किया है, मगर फौरी तौर पे कोई ऐसा ऑर्डर पास उन्होंने नहीं किया। होना तो वैसे ये भी चाहिए था कि अगर एक लार्जर बेंच का ऑलरेडी हुक्म मौजूद है तो उनको तो सिर्फ उसी हुक्म को इंडोर्स करके आज ये निपटा देनी चाहिए थी दरख्वास्तें, क्योंकि एक लार्जर बेंच का हुक्म उसी अदालत का, और आप उस हुक्म के होते हुए भी आप सिर्फ एतराज़ात दूर कर रहे हैं। आपको तो चाहिए था कि आज के हुक्मनामे में आप ये कहते कि क्योंकि लार्जर बेंच का हुक्म ऑलरेडी मौजूद है तो हम उस लार्जर बेंच के हुक्म को मैं रीइटरेट करता हूँ इस रेट जो दरख्वास्त को निपटाते हुए कि उस हुक्म पे अमल किया जाए। मगर ऐसा नहीं हुआ और जस्टिस अरबाब ताहिर, आपको पता है कि जस्टिस अरबाब ताहिर जो हैं आजकल एक डिफरेंट कंपनी में मूव करते हैं, एक डिफरेंट ग्रुप में मूव करते हैं। उन्होंने जो पुराना उनका ग्रुप था एक जजेस का, 6 जजेस का, उसको छोड़ दिया है और इसलिए मेरे ख्याल में उनको शायद इतना वो कोई जल्दी नहीं थी इस तरह की दरख्वास्तों को निपटाने में। साकिब बशीर साहब, आपको क्या लगता है, क्योंकि अभी मती भाई ने भी बात की लार्जर बेंच की, पहले लार्जर बेंच का भी ऑर्डर आ चुका है, जस्टिस एजाज इसहाक भी काफ़ी आगे बढ़ चुके थे इस केस के अंदर, जहां पर इमरान खान साहब से ही मुलाकात की दरख्वास्त थी, गालिबन मिशाल यूसुफजई की, और तौहीन अदालत का नोटिस उनकी जानिब से जारी किया गया था, कुछ नहीं हुआ। इवेंचुअली मामला लार्जर बेंच को चला गया और एजाज इसहाक साहब को माइनस कर दिया गया। अब की बार भी आपको लगता है कि ऐसा ही होगा और अदालत की जानिब से ऑर्डर नहीं आएगा कोई ऐसा? नहीं, मेरा ख्याल है ऑर्डर तो आ जाएगा
और ऑर्डर के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जब लार्जर बेंच का एक ऑर्डर मौजूद है कि थर्सडे को उनके जो फ्रेंड्स हैं यानी कि लीडरशिप जो है उनकी मुलाकात आपने करानी है, तो उससे हटकर तो कोई ऑर्डर नहीं आ सकता। सिंपली आज जस्टिस अरबाब साहब को ये कहना चाहिए था कि बुलाएं उनको, एडवोकेट जनरल को बुलाएं और उनको कहें जी हमारा ऑर्डर मौजूद है, कराएं मुलाकात, इन कल मुलाकात कराएं। चलें कल नहीं, थर्सडे को हम देख लेते हैं। थर्सडे मुलाकात उन्होंने करानी है। जो बात मतीउल्लाह जान साहब ने की कि जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब जो है वो अब मुख्तलिफ कंपनी में जो है वो हैं। कंपनी से मुराद ये है कि वो पहले 6 जजेस के ख़त लिखने वाले जजेस में शामिल थे और उसके बाद वो उसका हिस्सा अब नहीं रहे। अब मुख्तलिफ किस्म की वो जो कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं चीज़ें, उसमें ये नज़र नहीं आते। बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो फुल कोर्ट की मीटिंग थी, वहाँ जब वोटिंग हुई तो उसमें भी ये जो चीफ जस्टिस हैं उनकी तरफ थे। लेकिन इनकी एक वोट की वजह से सब जी इनके एक वोट की वजह से रूल्स की बात कर रहे हैं जो जी फुल कोर्ट में जो रूल्स की मंजूरी हुई थी, बड़ी आल चीज बेलडोज करके ही मंजूरी हुई। मीटिंग है ना जिसमें इनसे गालबन इनके साथ पहले जजेस साहबान ने पूछा था कि आपने पढ़े हैं, तो उन्होंने कहा था कि नहीं चीफ साहब ने पढ़े। चीफ साहब ने पढ़े हुए नहीं, वो जाहिर सी बात है, चीफ साहब पढ़ लें तो फिर वो सब की तरफ से हो गए ना, फर्ज कफाया है। तो वो मैं कहना ये चाह रहा था कि वो जो 6 जजेस में शामिल थे जस्टिस अरबाब साहब, तो अब खबर ये है कि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी बहुत पुरानी जो दोस्तियां थी 50-50 साल की, वो तहस नहस हो गई हैं, वो टूट चुकी हैं। ठीक है, तो इसी तरह की दोस्तियां कुछ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी बन गई थी। और इवन फैमिली रिलेशन, बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट करना, बल्कि एक इतला तो ये भी है कि एक सीनियर जज साहब सुप्रीम कोर्ट के, उनके बेटे की कोई शादी थी तो उनको उनके लिए मेहंदी का इंतज़ाम भी कुछ जजेस की जानिब से, उसमें भी जैसे अरबाब साहब शामिल थे। मतलब बिल्कुल वो साथ साथ होते थे। तो खबर ये है कि अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी वो जो दोस्तियां थी, फैमिलियां के आने जाने, इंट्रैक्शन, बच्चों का, सब कुछ टूट गया है। मतलब वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। मतलब सिर्फ इसका असर हमें कानूनी जंग में नज़र नहीं आता, बल्कि बिहाइंड द सीन भी जो कुछ बना था वो भी नहीं है, बहुत सारे जी वो भी ख़त्म हो चुका है। बल्कि जस्टिस अरबाब के साथ जो है वो जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी जो है वो हमेशा से इन जजेस को ये कहते थे कि आप टी रूम में आया करें। और उनका जो था ना आर्गूमेंट, वो ये था कि वो आए हैं बाहर से, हम तो यहीं के हैं, हमें टी रूम में जाना चाहिए, वो आते हैं, हम नहीं जाते, क्यों नहीं जाते। तो वो जब जस्टिस जहांगीरी साहब को चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने काम से रोका तो फिर वो मामला भी रुक गया और वो चीज़ें जो है वो आगे नहीं बढ़ सकी। तो असद अली तूर साहब बड़ी देर से खामोश बैठे हैं और नाजरीन हैरान हो रहे होंगे कि असद अली तूर इतनी देर खामोश तूर साहब तोते भी पालते हैं। असद तूर साहब, आप बताइएगा इस मामले के ऊपर, पहले आप कुछ ऐड करना चाहेंगे, फिर मैं पूछना चाहूंगा आज सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ उसमें। देखिए मती भाई, मैं आई लव पैरट बट आई एम नॉट अ पैरट। ठीक है, तो मैं किसी की जुबान नहीं लेकिन बोलता। तो एनीवे, लेकिन चीज पालते हैं। हाँ, पालता हूँ, मैं खुद तोते पालता हूँ। ठीक है, तो अब चीज ये कि जो साकिब भाई बात कर रहे थे कि जजेस में जो एक जाती ताल्लुकात भी खत्म हो गए, तो एक जजेस का जो एक कोड ऑफ कंडक्ट है, सब कुछ है, वो उनका समाजी ताल्लुक बहुत महदूद कर देता है। तो फिर वो आपस में ही जो इनका एक ताल्लुक होता है वही फिर मजबूत होता है, बढ़ता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर आके एस्टेब्लिशमेंट ने अदलिया में इस तरह की दरार डाली है कि इन जजेस के जाती ताल्लुकात भी जाते रहे। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मुल्ला का जस्टिस याहिया अफरीदी के साथ कॉलेज के ज़माने से ताल्लुक है, इकट्ठा इनकी एक लॉ फर्म थी, सब कुछ था। लेकिन आज चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी पोलो खेल रहे हैं और वो इनके खिलाफ कोड ऑफ कंडक्ट बना रहे हैं कि जनाब ये कुछ वो पब्लिक प्लेस पे जाके स्पीच नहीं कर सकते, ट्रैवल नहीं कर सकते, और अगर कोई इनविटेशन आएगा तो ये उसको कहेंगे कि चीफ जस्टिस को दे दो। ठीक है, और फिर मैं वो नाउज़बिल्ला वो खुदा हूँगा सुप्रीम कोर्ट का, जो डिसाइड करूंगा कि किसके अंदर मैं जिंदगी डालना चाहता हूँ और किसके अंदर नहीं। तो वो एक उस लेवल पे आप बैठे हुए हैं। तो यही होता है फिर ऐसे मौकों पर। और मेरे ख्याल में जो टेस्टिंग टाइम्स होते हैं ना, सबसे बेहतरीन ये वक्त होता है आपको अपने दोस्त और दुश्मन पहचानने के लिए कि कौन आपके साथ मुख्तलिफ। खुशी के लम्हात में सब साथ होते हैं, मुश्किल वक्त में आपको देखना होता है कि कौन कहाँ पर खड़ा है। और वो अब सबको नजर आ रहा है कि कहाँ पर जस्टिस अरबाब ताहिर खड़े हैं, कहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी खड़े हुए हैं। तो वही है उसमें। अब वो आप कह लें कि वो बकौल अकरम शेख साहब के
कि यजीद के हाथ पे बैत वाली उन्होंने बात की, तो इधर भी फैसला हो गया कि किन्होंने यजीद के साथ खड़े होना है, किन्होंने जिसे कहते हैं वो हुसैन के साथ खड़ा होना। लेकिन इन लोगों को शायद नजर आता है कि यजीद के साथ 30-30 लाख तनख्वाह है, हुसैन के साथ तो करबला में मारे जाएंगे, तो वो फिर 30-30 लाख तनख्वाह प्रेफर करेंगे। तो इसमें एक और चीज़ जो अभी इन्होंने बात की, अभी हाल ही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की मीटिंग में जो एक चीज़ हमारे सामने आई है, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने पहले रूल्स बनाने की या एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाने की जिम्मेदारी तफवीज़ की जनाब मुनीब अख्तर साहब को, और फिर अचानक से अपने रूल्स ले आए और फिर मंजूर भी एक रोज़ पहले करवा लिए, बेसिकली नंबर्स पूरे करवा लिए आलिया जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस सरफराज डोगर साहब। अगले रोज़ फिर उन्होंने उन 2 जजेस साहबान को बता दिया कि भाई ये रूल्स हो गए हैं, अब आपने जो करना है आप कर लें, और वो फिर कुछ नहीं कर सके। आप कैसे देख रहे हैं कि अब ये सब बेसिकली तो आफ्टर शॉक्स हैं ना, आफ्टर इफेक्ट्स हैं उस 26वीं आईनी तरमीम के, जो इस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर समाअत है। कैसे देख रहे हैं ये चीज़ें आगे किस तरफ जाएंगी, किस तरह अनफोल्ड होंगी? मेरे ख्याल में ये टर्निंग पॉइंट है, जो 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें, इन पे जो भी फ़ैसला आएगा ये एक टर्निंग पॉइंट होगा। एंड होपफुली इस फैसले से पहले 27वीं आईनी तरमीम नहीं आएगी, एंड होपफुली इस फैसले से पहले जस्टिस अमीनुद्दीन खान भी रिटायर नहीं हो जाएंगे, जो उन्होंने 30 नवंबर को रिटायर होना है। तो ये एक टर्निंग पॉइंट होगा, और 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर बाकायदा जब बहस छिड़ेगी और अगर ये लाइव ट्रांसमिशन दिखाई जाती रही, तो फिर अंदाज़ा होगा आपको कि 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ जो कुछ भी दरख्वास्तें आई हैं या उससे मुतल्लिक़ बहुत से वकला ग्रुप के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, ख़दशात थे, ख़तरात थे, वो उनमें कितनी सच्चाई है। तो ये अभी तो सिर्फ ये तय नहीं हो रहा ना कि ये इसको फुल कोर्ट ने सुनना है, सुप्रीम कोर्ट ने सुनना है या आईनी बेंच ने सुनना है। तो जब ये मामला तय हो जाएगा और फिर 26वीं आईनी तरमीम की जो करामात, जब एक एक शिक वाइज उनके ऊपर जब बहस होगी, फिर आपको अंदाज़ा होगा कि अदलिया के साथ हुआ क्या है। मगर ये बड़ा अहम है कि ये आईनी बेंच या सुप्रीम कोर्ट पहले ये तय कर ले कि उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के तहत बनाए गए आईनी बेंच के तौर पे अपनी ही खालिक आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्त सुननी है, या फिर उन्होंने बतौर सुप्रीम कोर्ट जज ये दरख्वास्त सुननी है और ये देखना है कि जो पार्लियामेंट की बज़ाहिर तख्लीक है ये 26वीं तरमीम, ये तख्लीक जो है ये जायज़ है या नाजायज़ है। तो ये एक बड़ा अहम मोड़ है, और मुझे ये लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है हालात बदलेंगे। और अगर जैसा कि आज अकरम शेख ने कहा कि 24 जजों पर मुश्तमिल आईनी बेंच बना दे जाए, अगर 24 जजों पर मुश्तमिल जो है सुप्रीम कोर्ट बनती है, चाहे उसको आईनी बेंच के या जो भी के, या हो सकता है वो जुडिशल कमीशन के कि हम बना देते हैं, तो फिर उसके ऊपर मज़ीद एतराज़ात आएंगे, और फिर उस पर इंडिविजुअली जैसा कि अकरम शेख साहब ने कहा ये फ़ैसला लेना होगा हर जज को अपनी ज़मीर की आवाज़ के मुताबिक कि आया वो ये केस सुन सकता है या नहीं। क्योंकि आफ्टर ऑल जो नए जजेस तैनात हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, जिनकी वजह से ये तादाद अब 24 हो गई है तो वो बेनिफिशरीज तो हैं, और इसी सुप्रीम कोर्ट में विक्टिम भी हैं। अब एक मिसाल जो है चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की है, जो बेनिफिशरी हैं जिन्होंने जो चीफ जस्टिस बन गए, और एक मिसाल जस्टिस मंसूर अली शाह की है जो विक्टिम हैं जिन्होंने चीफ जस्टिस बनना था और वो नहीं बने। तो जब 24 जजों की अगर ये बना देते हैं सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट, तो फिर उसमें इस तरह के एतराज़ात डेफिनेटली आएंगे, और वहाँ पे फिर अंदाज़ा होगा कि असल में आईनी तरमीम के ऊपर बहस जो है वो कब शुरू होगी। क्योंकि मुझे यही लगता है कि पहले तो यही सवाल तय करना मुश्किल है कि कितने जजों के सामने, और ये सुप्रीम कोर्ट के सामने जाने है ये मामला या फिर आईनी बेंच के सामने, और फिर दूसरा जो एतराज़ात का एक नया मरहला शुरू होगा उसमें भी बहुत वक्त लग जाएगा। और मुझे तो ये लगता है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान बड़े खुश होंगे कि वो अगर कोई फ़ैसला देने से पहले रिटायर हो जाएं, क्योंकि उसके लिए एक बार फिर उनको बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ी लिखनी पड़ेगी और बड़ी लंबी चौड़ी जजमेंट जो है मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए उन्हें छुट्टियां भी शायद लेनी पड़ेंगी। तो ये एक बहुत बड़ा मुश्किल काम होता है। आईनी अदालत की सरबराही भी है सर। सरबराही तो है, लेकिन अब रिटायर हो रहे हैं ना, अब ये बोझ मुझे लगता है जस्टिस जमाल खान मंदोखेल या जस्टिस मोहम्मद अली मजहर को उठाना पड़ेगा। जो अच्छी जजमेंट लिखेगा वो आईनी बेंच का सरबराह बन जाएगा। नहीं सर, मैं इससे डिसएग्री करूंगा। अच्छी जजमेंट तो सर यहाँ पे वो नहीं है ना, बस अच्छी आप पैमाना।
करवाना नहीं है। ठीक है, आप नहीं समझ गए। इनकी आप- अच्छी हम समझ गए हैं। मैं एक दो चीज़ें ऐड कर दूं। एक तो मेरा ख्याल में कबल अज़ वक्त है कि अमीनुद्दीन खान साहब रिटायरमेंट से पहले अगर वो एहसन बून साहब की 27वीं आईनी तरमीम मंजूर हो गई, 70 साल एज हो गई, तो फिर तो बेस्ट कैंडिडेट होंगे ये आईनी अदालत में बैठने के। मतलब आईनी दिमाग है ना, तो ऐसे आईनी दिमाग आईनी वैसे कल तक तो आप लोग सारे कहते थे मुझ समेत कि काजी फाइज ईसा आईनी अदालत के सरबराह बनेंगे, वो भी नहीं बने थे। बस ये देखते हैं ना, मतलब जो हमें सिनेरियो नज़र आ रहा है, जिस किस्म का उन्होंने अगर- एक अगर- पैटर्न सेट किया है। अगर हम ये ना कहते होते तो बन भी जाते। अच्छा, एक और बात कि जो मतीज साहब ये कह रहे थे कि अगर मतलब 27वीं आईनी तरमीम ना आए, मेरा ये ख्याल है कि 16 ये अक्टूबर का एक इलेक्शन था, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन, और एक है 1 नवंबर का इलेक्शन जो बार काउंसिल्स के इलेक्शन है। तो मेरा ये ख्याल है कि जो इलेक्शंस हैं, ये दूसरा इलेक्शन है, ये जब हो जाएगा तो मेरा ये ख्याल है कि नवंबर में ये लेकर आएंगे 26वीं आईनी तरमीम। अब सॉरी 27वीं आईनी तरमीम जो है वो लेकर आएंगे। दूसरी बात जो 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से हम कर रहे हैं, उसमें 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब ये खुलेगा, ज़ाहिर सी बात है, मामला उसमें देखा जाना है। अभी हमने देखा रिसेंटली कि एक चीज़ सामने आई, ये ट्रांसफ़र जजेस के केस में एक मीटिंग मिनट्स जो ये जस्टिस डोगर की तैनाती के, तो उस मीटिंग मिनट्स में बड़े इंकशाफात हमारे सामने आए कि कौन साहब जो है वो कहाँ खड़े थे। तो जब 26वीं आईनी तरमीम खुलेगी, जब खुलेगी तो डेफिनेटली उनको जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जितनी तैनातियां हुई हैं जजेस की, सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की, चीफ जस्टिस की, या उन्होंने जितने डिसीजन लिए हैं, उन मीटिंग मिनट्स को तो देखना पड़ेगा ना, जहाँ पे हम कहते हैं कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कंप्रोमाइज हो रही है और सारी एग्जेक्टिव जो है वो उसने अपना वोट के जोर पर सारा रखा हुआ है। तो वहाँ पे अगर वो मीटिंग मिनट्स खुल गए तो वहाँ आप अंदाज़ा लगा लें कि ये इन्होंने हाई कोर्ट के जजेस लगाए कैसे हैं। मतलब अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ही मिसाल ले लें तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो उस लिस्ट में तो बड़े कॉम्पिटेंट और बड़े इंडिपेंडेंट लोग वकील मौजूद थे, ठीक, छोटे सूबों से भी थे, लेकिन उनको जो है नहीं लाया गया। फारूक साहब कोई बड़ा किस बुनियाद पर इनको लाया गया, क्या वहाँ पे कितनी डिस्कशन हुई, क्या क्राइटेरिया था, मतलब ये सारी चीज़ें जो है वो खुलेंगी तो मेरे ख्याल में 26वीं आईनी तरमीम। लेकिन मसला फिर वही है कि 26वीं आईनी तरमीम का केस अभी शुरू नहीं हुआ, साल पूरा हो गया और 27वीं जो है वो सर पे खड़ी है। अच्छा, ये जहन में रखें कि 27वें में अगर तब्दीलियां होती हैं और उसमें लिख दिया जाता है कि हाई कोर्ट के जजों को उनकी मर्जी के बगैर भी दूसरी हाई कोर्ट में तबादला किया जा सकता है, तो फिर होगा क्या? जब वो तरमीम जो होगी 27वीं जब चैलेंज होगी तो उस वक्त तक वो जजेस जो हैं वो ट्रांसफ़र होके जा भी चुके होंगे। और फिर मसला ये है कि वो जजेस अगर पटिशन करेंगे तो मुझे ये बताएं कि वो कैसे बलूचिस्तान से या सिंध से यहाँ पे आके सारी उसको हेयरिंग को या अपने केसेस को परसू करेंगे। तो मसला यही है कि पहले आईनी तरमीम को पर अमल दरामद कर दिया गया और उसके बाद फिर जो है उसका जायज़ा लिया जा रहा है। अमल दरामद ऐसे कि जैसे मैंने पहले कहा कि जो अपनी ही तख्लीक है, जो वो जिस आईनी तरमीम के मरून मिन्नत है, आप उसी आईनी तरमीम का जायज़ा कैसे ले सकते हैं? ये तो वैसे ही है जैसे कोई बेटा जो है वो अपनी वालदा से ये सवाल करे कि आपने मुझे क्यों और कैसे पैदा किया, तो ये तो आप नहीं पूछ सकते ना। वो जितना मर्जी बेटा बड़े से बड़ा साइंसदान हो जाए, वो अपनी माँ के जो है उस चीज़ को चैलेंज नहीं कर सकता कि आपने मुझे क्यों इस दुनिया में लाया। तो ये चीज़ अब ये आईनी बेंच कैसे कहेगा कि मुझे आपने क्यों बनाया, ठीक है, मुझे क्यों निकाला। बिल्कुल ठीक है, आपकी बात दुरुस्त है। इसमें एक और चीज़ है साहब, आज अकरम शेख साहब ने बड़े ज़बरदस्त आर्ग्यूमेंट्स किए हैं, गो के बहुत सारे लोग उन पर तनकीद भी कर रहे हैं कि इररेलेवेंट बातें भी वो करते रहे हैं। उन चीज़ों को अगर आप साइड पे रखें, जो आर्ग्यूमेंट उनकी जानिब से अदालत के सामने रखा गया है, आपको ये जहन में नहीं आता कि अब बज़ाहिर ऐसा लग रहा है जजेस साहिबान के पास एक रास्ता उन्होंने छोड़ दिया है फुल कोर्ट का 24 जजेस पर मुश्तमिल, तो कम से कम 16 जजेस वाला या 13 जजेस वाला तो फुल कोर्ट अभी बनता नज़र नहीं आ रहा। आपको क्या लग रहा है? अच्छा, पहले मैं एक मती भाई की एक बात पर मैं एतराज़ करना चाहूँगा। इन्होंने कहा कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान को बहुत इंग्लिश लिखनी पड़ेगी। मादरत के साथ मैं उनकी इंग्लिश सुन के मेरी थोड़ा कॉन्फिडेंस बहाल हुआ है कि मैं भी इंग्लिश बोल लेता हूँ। और अब ये मतलब इस तरह तो ना करें ना, मतलब मैं उनकी वजह से मैंने इंग्लिश बोलनी शुरू की है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि इतनी इंग्लिश तो मुझे भी आती है, तो मैं बोलने लग गया हूँ। अब आप आपके तोते भी बोलते होंगे, तोते भी बोलते होंगे अंग्रेजी।
वो तोते में तो मुझे झलक भी नजर आती है कि उनको सिखाया गया ये बोल रहे हैं। अच्छा, एनीवेज, लेकिन जहां तक अकरम शेख साहब के आज आर्गुमेंट्स का ताल्लुक है, उन्होंने बेशक एक दरमियानी रास्ता दिया है, जो मेरे ख्याल में शायद इस बेंच को दरकार भी था कि कोई इनको वो रास्ता दिखाए कि 24 जजेस के साथ बैठ जाएं। लेकिन मैं एक चीज़ सोच रहा था आज जब वो मैं दलाइल सुन रहा था कि अब ये 26वीं आईनी तरमीम ने इस अदलिया को इतना बेवुकत किया है, इस अदल के प्रोफेशन को इतना बेतौकीर किया है वकला की नज़र में भी, कि अब वो मखदूम अली खान साहब भी आर्टिकल्स लिख रहे हैं, अकरम शेख साहब भी आके दलाइल दे रहे हैं। अदरवाइज हम सब जानते हैं अकरम शेख साहब की जो बुनियादी उनका हमेशा झुकाव रहा है वो मुस्लिम लीग नून की तरफ रहा है, लेकिन वो भी अब आके कह रहे हैं कि भाई ये तो यजीद की बैत है। ठीक है, उन्होंने तो वैसे उन्होंने एक जुमला ऐसे कहा नहीं, मुझे यजीद की बैत ये उन्होंने भी जो उन्होंने अडॉप्ट किया उनके आर्गुमेंट्स को मुनीर मलिक साहब को, मुनीर मलिक साहब ने कहा था ये पीसीओ है 26वीं आईनी तरमीम। तो लाइक ये इतना ज्यादा ये बदनुमा धब्बा है, इसने अदलिया की आज़ादी को इतनी बुरी तरह मुतासिर किया है कि अब ये सब आके बोल रहे हैं कि भाई आपकी वजह से हमारी भी जाती रही है। और मैं आपको बताऊं, मुझे कुछ जराए ने बताया कि जो रात जुमेरात को जिनको मिली थी ना रात को कि चलो लेके जाओ तरमीम, वो भी सुना अब कोनो खुदरों में बैठ के लोगों के आगे रोते हैं कि यार तो हमारी भी इज्जत नहीं रही। ठीक है, पहले वो हमारे जरिए उन्होंने काम करवाना था, थोड़ी बहुत हमारी इज्जत थी, अब तो हमारी भी इज्जत नहीं रही। तो ये जब हालत सबकी हो गया तो अब सबको समझ नहीं आ रही। वो उनकी तो खैर नौकरियां लगी हुई हैं, वो तो पीछे हट नहीं सकते, लेकिन ओवरऑल एक लीगल प्रोफेशन में एक फीलिंग है कि यार 26वीं आईनी तरमीम ने हम सबकी, जैसे कहते हैं ना, वो थोड़ी बहुत जो हमारी सेहत थी वो खत्म कर दी है। लेकिन बात यह है कि कंट्रोल हो चुका है और जिन्होंने कंट्रोल किया है वो कभी इसको खत्म नहीं करने देंगे। ठीक है, वो अपनी तख्लीक को कभी नीचे नहीं आने देंगे। और अब तो वो 27वीं की तैयारी कर रहे हैं, तो जो 27वीं लानी है वो 26वीं को रिवर्स होने देंगे, ये तो तमाम का तमाम मोमेंटम भी टूट जाएगा। तो अदलिया पे डिपेंड करता है ना, हमारी अदलिया आज़ाद है, बहुत सारे फाजिल जजेस साहिबान हैं, ये स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? अगर आपको ये अदलिया आज़ाद लगती है तो फिर तो मेरे ख्याल में आपको अब किसी और प्रोफेशन का भी रुख करना चाहिए। देखिए, अदलिया से मुराद बहुत सारे जजेस साहिबान हैं, हम ऐसे तो नहीं टैग कर सकते ना सर। देखें, लास्ट टाइम ना उन्होंने जो ईमान के लायर हैं कैसर इमाम साहब, उन्होंने उधर जज अफजल मजोका साहब के सामने उन्होंने आर्गू करते हुए कहा, उन्होंने कहा पहले हम कहते थे कि अदलिया ठीक है, जजों का मसला है। उन्होंने कहा अब हम कहते हैं कि अदलिया ठीक नहीं है, कुछ जज ठीक है। तो अब यहाँ पे बात आ गई है। बात तो वैसे दुरुस्त है। अब एक चीज लास्ट ही मुझे ये बताइएगा, जो आज की समात है, आपको नहीं लगता कि अब जजेस साहिबान भी समवट काफी हद तक कन्विंस इस हद तक तो हो चुके हैं कि तमाम जो जजेस साहिबान हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन पर मुश्तमिल एक फुल कोर्ट बने? और अगर ऐसा हो जाता है, इवेंचुअली इसी तरफ अदालत जाती है, यानी जो मुतालबा दीगर फ्रीकैन का है, दरख्वास्त गुजारों का, जो चाह रहे हैं कि 26वीं आईनी तरमीम से पहले की फुल कोर्ट होनी चाहिए, अगर ये बन जाती है 24 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट, तो क्या इस बेंच के ऊपर एतराज हो पाएगा या इस बेंच के कुछ मेंबरान पर एतराज हो सकेगा? अदील, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर फुल कोर्ट बनाई भी जाती है तो वो उसकी वजूहात कौन सी वाली होंगी और फिर वो फुल कोर्ट कौन सी वाली होगी। अच्छा, फुल कोर्ट कौन सी वाली होगी मतलब ये है कि क्या 26वीं आईनी तरमीम से पहले वाली फुल कोर्ट होगी। और बाय द वे, ये जो हम बार बार फुल कोर्ट कहते हैं, मेरे ख्याल में ये कहना भी मुनासिब नहीं है। बेसिकली क्या सुप्रीम कोर्ट आईनी तरमीम को सुनेगी या नहीं, हमें ये कहना चाहिए। ये फुल कोर्ट, हाफ बेंच, फुल बेंच, लार्जर बेंच, ये बेंचों वाला मामला नहीं है। एडवोकेट मुनीर मलिक हैं, एडवोकेट अकरम शेख हैं, एडवोकेट आबू जुबैरी हैं, ये सब के सब एक ही बात कह रहे हैं कि ये बेंचेस जो बने हैं 26वीं तरमीम के तहत, इन बेंचेस के बनने से कोई सुप्रीम कोर्ट ख़त्म नहीं होगी। अब ये नहीं है कि सिर्फ बेंचेस ही रह गए। सुप्रीम कोर्ट अभी भी आइन के अंदर अपना वजूद रखती है, अपने शनाख्त रखती है, अपने अख्तियारात रखती हैं। और जहाँ जहाँ सुप्रीम कोर्ट लिखा है, इट मीन्स सुप्रीम कोर्ट, नॉट बेंचेस। तो अगर सुप्रीम कोर्ट बैठ के इस मामले को सुनती है तो पार्शली मैं समझता हूँ कि दरख्वास्त गुजारों की दरख्वास्तें मंजूर हो जाएंगी। वो ऐसे कि सुप्रीम कोर्ट के वजूद को अगर आपने तस्लीम कर लिया है तो इसका मतलब दो हैं। एक ये है कि एक तो सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच से ऊपर है और वो वजूद रखती है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट का भी वजूद बरकरार है। तीसरा, अगर फुल कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का वजूद बरकरार है
इससे कता नज़र कि वो आइनी बेंच है या क्या है, तो इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के सू मोटो अख्तियारात भी 184(3) के तहत बरकरार हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट ऊपर है आइनी बेंच से और वो तमाम जजों पर मुश्तमिल है, तो ये कहना कि सिर्फ आइनी बेंच जो है वो सुनेगा, आइनी बेंच भी सुने 184(3), मगर इसका ये मतलब नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट जो है 184(3) या सू मोटो नहीं सुन सकती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तमाम जजों पर मुश्तमिल है। और बाय एनी स्ट्रेच ऑफ लॉजिक एंड इमेजिनेशन सुप्रीम कोर्ट विल एक्सरसाइज ऑल द पावर्स ऑफ अ आइनी बेंच और अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा एक डिसीजन होगा। और अभी लग रहा है, आपने जो पूछा कि कोई इस तरह का रुझान है, डेफिनेटली है। और मेरे ख्याल में कोई भी जज ये नहीं कहेगा बाहर जाके या घर में जाके, वो ये नहीं कहता कि मैं तो आइनी बेंच का जज हूँ, वो कहते हैं हम सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। मैं एक चीज़ मैं ऐड कर दूं, अगर ये जो आइनी बेंच है जिस तरह इसके सामने आर्गू किया जा रहा है, और वो वही नुक्ता है कि सुप्रीम कोर्ट को नहीं छेड़ा गया। आप बेंच बना रहे हैं, आइनी बेंच है, कम है, ज़्यादा है, वो अलग बात है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। लेकिन अगर ये बेंच इस नतीजे पर पहुंचता है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को वो बिठा देते हैं, तो वो याह्या अफरीदी साहब ने जो 31 अक्टूबर का जो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर की कमेटी का जो फैसला था, जिसको उन्होंने बिल्डोज किया, ठीक है, वो फिर कहाँ स्टैंड करेंगे। मतलब उन्होंने तो बड़ा इनिशियल स्टेज पे जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने यही बात कर दी थी ना कि आप पूरी सुप्रीम कोर्ट को बिठा दें। सुप्रीम कोर्ट को ही बिठा रहे थे, फुल कोर्ट का मतलब उस वक्त के मौजूद सुप्रीम कोर्ट के जज ही थे ना। उन्होंने सर्कुलेशन के जरिए पूछ लिया था ना। तो याह्या अफरीदी साहब ने जो सहूलत उस वक्त फराम की, और उस सहूलत के फराम करने के बाद क्या क्या हो चुका है इस वक्त। मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला जो है वो हो चुका है, 2/3 मेजॉरिटी हुकूमत को मिल चुकी है, और मखसूस नशिस्तों का केस का फैसला पूरे एक मैनेजमेंट से हुआ है। पूरी मैनेज किया गया कि ये बेंच, आइनी बेंच में कौन कौन से माइंड के जजेस लाने हैं, और फिर हाई कोर्ट से कौन कौन से नहीं लाने, फिर हाई कोर्ट से जज जो है वो आमिर फारूक और ये वो जज आए और उनको डायरेक्ट बैठा दिया गया, बाकर नजवी साहब वगैरह, इनको डायरेक्ट जो है वो बैठा दिया गया। मतलब हो सकता है ये भी तो होता है कहीं कहा गया हो कि आपको लाते हैं और आपको बिठाएंगे, आपने देखना है। तो कहने का मकसद ये है कि पूरी मैनेजमेंट हुई कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद मखसूस नशिस्तों के केस के लिए पूरी एक बेंच ऐसे बना, जिस बेंच ने जनाब उसके ऑर्डर को उठा के उधर फेंका और इधर माले गनीमत दे दिया, और माले गनीमत दे के इनकी 2/3 मेजॉरिटी अब जो है वो 27वीं करेंगे, मतलब जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके असरात क्या हुए, मैं ये समझता हूँ कि इसका अगर एक बंदे का उस पर अगर आप कहें ना कि इसका कौन जिम्मेदार है, वो जस्टिस याह्या अफरीदी है। अच्छा, मैं क्विकली एक चीज़ ऐड कर दूं, ये जो असल झगड़ा है ना कि हम 26वीं आइनी तरमीम के बाद हम कैसे जो है एक आइनी मामला जो है आइनी बेंच से बाहर किसी और के आगे रख सकते हैं, एक यही एक उलझन है कि हम तो बाउंड हैं। अच्छा, और जस्टिस अमीनुद्दीन बार बार उनको अपना हल्फ याद आता है। ये और बात है कि जुबानी शायद उन्हें याद ना हो, लेकिन वो उन्हें कहते हैं हमने हल्फ लिया हुआ है। और इसका एक ही हल है, इसका हल ये है कि देखें, ये आइनी बेंच है ना, ये अपने आप को सुप्रीम कोर्ट समझे या आइनी बेंच जो भी समझे, अगर ये एक अदालती फैसला दे दे कि ये जो 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें हैं इसको तमाम जजेस सुने, लेट से वो ये भी ना कहें कि सुप्रीम कोर्ट सुने, वो ये भी ना कहें कि फुल कोर्ट सुने, वो ये भी ना कहें कि आइनी जजेस सुने, वो ये कह दे, क्योंकि ये अपने आप को ये भी तो सुप्रीम कोर्ट कहते हैं ना, तो वो आइन की तशरीह का अख्तियार इस्तेमाल करते हुए ये कह दें कि ये एक यूनिक सिचुएशन है आइनी तरमीम की, इसमें तमाम जजेस इसको सुने, जुडिशल ऑर्डर दे दें, जो आयशा मलिक साहब तो कह रही हैं। एग्जैक्टली, तो ये जुडिशल ऑर्डर के जरिए लफ्ज इस्तेमाल करें, बिफोर ऑल द जजेस कर दें, और फिर अगर मजीद कुछ बेहतरी करना चाहें तो ये कह दें बिफोर ऑल द जजेस हु वर अपॉइंटेड बिफोर द 26th अमेंडमेंट। तो ये भी एक है, वो ये ना कि वो सुप्रीम कोर्ट वो है असल में। अब झगड़ा ये है ना कि ये कहते हैं कि अगर 16 जजेस को हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं तो बाद में जो नए आए उनका क्या बनेगा, तो वो ये मत कहें कि वो 16 जजेस सुप्रीम कोर्ट होंगे। इधर वो अभी मेरे ख्याल में सवाल शुरू हो गई है तो वो तो कल की है बट एनीवे, तो मुझे लगता है एंड पे यही होगा। चले बहरहाल देखते हैं। अच्छा, तू सब कुछ ऐड करेंगे इसमें? बाजार तो ऐसा ही लग रहा है जो मती हुई बात कर रहे हैं कि रिलक्टेंस जो है बेंच की जानिब से वो इसी वजह से है कि अगर आज हमने ये कह दिया कि भले 24 के 24 जजेस साहिबान बैठ जाएं तो समवट 26वीं आईनी तरमीम अंडरमाइन हो जाएगी। नहीं, देखिए, बात यह है कि
ये जो 8 जजेस बाद में लाए गए हैं, ये तादाद जो बढ़ाई गई है, क्यों बढ़ाई गई थी? ये कोर्ट पैकिंग क्यों हुई थी? इसलिए हुई थी कि अगर इन केस कोई ऐसी सिचुएशन डेवलप हो जाए कि जहां पर कोई फुल कोर्ट बैठने का चांस हो, तो वहां पर भी जो इंडिपेंडेंट जजेस हैं वो अक्सरियत में ना हो, वो माइनॉरिटी में हो। तो वो भी ऑप्शन भी रखा गया था उस वक्त भी। तो अगर बहुत ये इन जजेस को, जो अभी लाइव भी सब कुछ चल रहा है, बहुत कहीं ऐसी सिचुएशन में चले गए कि जहां पर इनको जाना पड़ा, तो ये 16 जजेस की फुल कोर्ट पर नहीं जाएंगे। जजेस को मती भाई सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि जो 20 अक्टूबर से पहले की सुप्रीम कोर्ट बनती है वो उस पर नहीं जाएंगे। वो अगर जाएंगे तो फिर वो 24 वाले पे ही जाएंगे, बिल्कुल सही। क्योंकि फिर उस सूरत में भी इनको एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी हासिल होगी, जिससे ये बासानी जिस आईनी तरमीम के बतन से इन्होंने जन्म लिया है उसका तहफ़्फ़ुज़ कर सकेंगे। चलें। क्योंकि एक और इसमें एक रास्ता जैसे निकालने वाली बात है ना, अब अगर ये आईनी बेंच जो लाया गया है, इसको आइन की तशरीह होती है कि जो सुप्रीम कोर्ट बेसिकली जो उसका बेसिक काम है, और आईनी बेंच अगर आइन की तशरीह के लिए लाया गया है तो ये आइन की शिकों के कैदी कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल दुरुस्त बात। ये कैसे हो सकता है कि जिस आइन की आपको तशरीह का अख्तियार है, आप उस आइन की तशरीह करने की बजाय आप उसके अल्फाज के कैदी हो जाएं? आप ये भी तो कह सकते हैं ना कि हमारी, लेकिन आपने एक ज़ाब्ते में रहकर ही काम करना है। बिल्कुल ज़ाब्ते में रह के करना है, लेकिन ज़ाब्ते में रह के अपने जो आपके इर्द गिर्द एक आइनी दीवार बुनी गई है, उस दीवार में आपने स्पेस क्रिएट करनी है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है ना, इसको वक्त के साथ साथ नई जहत निकालनी है, रास्ते निकालने हैं। ज़रूरी नहीं है कि पार्लियामेंट जो है हर रोज़ बैठ के इस पर तरमीम करती रहे। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि तमाम शिकों को हार्मोनाइज करे। तो तमाम शिकों को हार्मोनाइज करने के एक्सरसाइज करते वक्त आप बतौर आइनी बेंच ये आइन की तशरीह कर सकते हैं कि जो तमाम जजेस हैं जो 26वीं तरमीम से पहले जो मौजूद थे, उनको ये दरख्वास्तें सुननी चाहिए, और वो ये क्लैरिफाई कर दें कि इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि वो जो जजेस हैं उनकी तैनाती के ऊपर कोई शक है या कोई सवाल है। इसका मकसद सिर्फ ये है कि वो जजेस जो इस तरमीम के तहत आए हैं, वो अगर बेंच पे होंगे तो शायद वो उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का वो बन सकता है। इसका ये मतलब नहीं है कि उनकी तैनाती गलत है, मतलब सिर्फ ये है कि वो हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस, मगर ये दरख्वास्तें वो ना सुने तो बेहतर है। तो इसलिए तशरीह ऐसी करें कि इससे पहले कि हम उनको भी बिठा दें और उस पर एतराज़ात होना शुरू हो जाएं, फिर लंबा हो जाए, तो बेहतर यह है कि हम अदालती हुक्म देते हैं कि 26वीं तरमीम से